नमस्कार। आज हम लोग यूपीपीसीएस अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत साहित्य का जो चयन किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को ज्ञात होगा कि संस्कृत साहित्य का चयन करते समय किसी बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात आप ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप संस्कृत साहित्य का चयन कर सकते हैं और करते भी हैं और करके सफल भी हो रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात भी होगा कि 11 सितंबर को जो रिजल्ट आया पीसीएस का, उसमें से आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदी माध्यम का टॉपर संस्कृत के साथ विपिन कुमार शिवहरे हैं, जो 4th रैंक पर चयनित हुए, अर्थात चौथा स्थान उन्होंने प्राप्त किया। इसका कभी कोई बैकग्राउंड संस्कृत का नहीं था। इतना ही नहीं, 10th रैंक पर चयनित अश्विनी सिंह बीटेक इंग्लिश मीडियम, इनका भी एक संस्कृत साहित्य था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे हेमेंद्र स्वरूप नॉन संस्कृत, विजय नॉन संस्कृत, मृत्युंजय सिंह नॉन संस्कृत। इसके अतिरिक्त आप देखिए सर्जना सिंह और उमेश्वर प्रभात सिंह, ये दोनों का संस्कृत बैकग्राउंड था और ये दोनों ही डीएसपी पद पर चयनित हुए। तो इस तरह से संस्कृत साहित्य का चयन करते समय आपको किसी भी बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं होती है, आप संस्कृत साहित्य का चयन कर सकते हैं। आइए आज हम लोग संस्कृत साहित्य पर परिचर्चा करते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन संस्कृत में लिखने हैं, कितने हिंदी या इंग्लिश में लिखने हैं, यूपीएससी और पीसीएस के सिलेबस में क्या अंतर है, और अब तक 80% मार्क्स पीसीएस में किस टॉपर्स ने लाए हैं और किस प्रश्न का उत्तर लिखने से हमें संस्कृत में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, आदि विषयों पर चर्चा करते हैं। आप लोगों को ज्ञात है कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में केवल एकमात्र वैकल्पिक विषय रहा और वह 400 मार्क्स का है। तो संस्कृत साहित्य भी 400 मार्क्स के हैं। यह 2 पत्र में बटे होते हैं, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र 200 और सेकंड पेपर अर्थात द्वितीय पत्र भी 200। तो आप लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्रथम पत्र 5 खंडों में विभक्त होते हैं। हर एक सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन का उत्तर देना है और एक सेक्शन में भी जो आप उत्तर देंगे वहाँ आपके पास विकल्प होगा, अर्थात 15, 15, 10, 15, 15, 10, इस तरह से वहाँ आपके पास 2 विकल्प होंगे। उनमें से किसी एक विकल्प को आपको चयन करना है। जैसे पहला सेक्शन देखिए, पहला भाग है आपका भाषा विज्ञान, जिसमें है भाषा का उद्भव और विकास एवं भाषाओं का वर्गीकरण। कुल यहाँ देखेंगे 9-10 टॉपिक हैं। इन 9-10 टॉपिक को अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए, आपको यहाँ अच्छे नंबर आएंगे। इसका उत्तर आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। दूसरा खंड देखते हैं। दूसरा खंड है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में केवल 4 टॉपिक है, संधि, समास, कारक और प्रत्यय। प्रत्यय आपको पता है कि प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ केवल कृदंत और तद्धित ही नहीं, स्त्री प्रत्यय भी है। ये 5 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको ये हिंदी या इंग्लिश में लिखने हैं। आप प्रत्यय के बारे में विस्तृत जानना चाहते हैं तो पाणिनि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर दूसरा लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ उसके बारे में विस्तृत वर्णन है। अब आइए हम लोग यहाँ देखते हैं अब तीसरा खंड दर्शन, गीता और उपनिषद से संबंधित है। दर्शन में केवल 3 बुक्स हैं। आप कौन कौन देखते हैं?
तर्क भाषा केशव मिश्र का, सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण का और वेदांत सार सदानंद का। ये तीनों पतली पतली किताब है, बहुत ही कम प्रश्न है। इन्हीं तीनों किताब से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका एक कठोपनिषद है। कठोपनिषद के बारे में आप जानते हैं कि उसमें 2 अध्याय है। आपको दोनों अध्याय नहीं पढ़ने हैं, केवल प्रथम अध्याय पढ़ने हैं। प्रथम अध्याय में 3 बल्ली है, आपको तीनों बल्ली नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल द्वितीय बल्ली पढ़ने। बल्ली कहते हैं पार्ट को, केवल द्वितीय बल्ली पढ़ना है। और उनमें से 1-2 प्रश्न है, जैसे श्रेय और प्रेय में क्या अंतर है आदि हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद है आपका श्रीमद् भगवद गीता। आपको पता है कि श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं। आपको 18 अध्याय और 700 श्लोक नहीं पढ़ने हैं, केवल दूसरा अध्याय पढ़ना है। और दूसरे अध्याय का केवल विषय वस्तु श्लोक नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन सी में कोई भी श्लोक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल वहाँ प्रश्न उत्तर रहेगा, क्वेश्चन आंसर। तो उसका हम लोग यहाँ आंसर लिखेंगे हिंदी या इंग्लिश में। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, 15, 15, 10। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे और आपको उत्तर लिखना है। आइए हम लोग खंड घ में चलते हैं, सेक्शन डी में चलते हैं। यहाँ आप लोग देखिए केवल 2 किताब है। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, केवल प्रथम उद्योत पढ़ना है। प्रथम उद्योत में केवल ध्वनि एवं ध्वनि के प्रकार, केवल 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरा आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश मोटी ग्रंथ है, लेकिन आपको पूरे काव्य प्रकाश नहीं पढ़ने हैं। काव्य प्रकाश में कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे आप देखिए काव्य प्रयोजन, काव्य का लक्षण, काव्य का हेतु, काव्य का भेद, शब्द शक्तियाँ, रस एवं गुण। ये 7 टॉपिक केवल 7 क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त 17 अलंकार आप देखेंगे, अनुप्रास, श्लेष, उपमा आदि। इनका आपको लक्षण लिखना है और उदाहरण देना है। 5-5 नंबर के आते हैं और एकदम ही संक्षिप्त सरल शब्दों में आपको यहाँ आंसर करना है। ये खंड भी आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब आइए सेक्शन ई अर्थात 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वें नंबर क्वेश्चन में आपको आता है संस्कृत में निबंध 250 शब्दों में, 1.5 या 1.25 पेज में नहीं। आपको संस्कृत में एक निबंध लिखना है। निबंध कहाँ से आ रहे हैं इसका कोई निश्चित नहीं है, किंतु विगत वर्षों के प्रश्न पत्र का यदि आप अवलोकन करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप देखेंगे कि संस्कृत से संबंधित, जैसे संस्कृत भाषा की क्या उपयोगिता है, संस्कृत पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, संस्कृत का क्या प्रयोजन है, एवं समसामयिक विषय से संबंधित एक टॉपिक रहता है। यदि आप 2 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपका निबंध आराम से लिख सकते हैं, अर्थात निबंध वाला टॉपिक तैयार हो जाएगा। परंतु संस्कृत में एक अच्छा निबंध लिखने के लिए आपको संस्कृत राइटिंग जरूर आनी चाहिए, तभी आप सरल सरल शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत राइटिंग के लिए कैसे सीखेंगे तो आप लोग को पता है, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी चर्चा पाणिनि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर भी कई वीडियोज़ उपलब्ध हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, क्या फर्स्ट पेपर में आपको केवल एकमात्र क्वेश्चन संस्कृत में लिखना है, वह है केवल निबंध और मात्र 250 शब्दों में। शेष हमारा जो 4 प्रश्न है 1, 2, 3, 4 वह हिंदी या इंग्लिश में आप लिखिए, आपके पास पूरा विकल्प है, या आपने जो इस मीडियम का चयन किया है उसमें आप लिख सकते हैं। तो प्रथम पत्र में केवल और केवल एक प्रश्न संस्कृत में और शेष 4 हिंदी या इंग्लिश में। चलिए अब हम लोग चलते हैं द्वितीय पत्र में। द्वितीय पत्र में देखिए, तो द्वितीय पत्र भी उसी तरह 5 खंडों में विभक्त होंगे
और पांचों खंडों से आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। जैसे आप पहले खंड में देखिए, पहले खंड में क्या है, आपको संस्कृत में व्याख्या लिखना है 2 श्लोकों का, ध्यान रखिएगा। 10-10 नंबर का 20 नंबर, और 20 नंबर आपको आएगा समास विग्रह और समास का नाम लिखने। अर्थात यहाँ आपको केवल और केवल 20 नंबर का श्लोक व्याख्या करना है 6 पुस्तकों से, और 20 नंबर का आपको समास विग्रह करना है। हो सकता है आने वाला टाइम में आपको यहाँ 3 श्लोक का भी व्याख्या पूछ सकता है और समास में नंबर कम कर सकता है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे। हर तरह से जितने तरह की संभावना होती है क्वेश्चन पूछने की, उस पर हम लोग विचार करेंगे बाद में। अब आइए देखिए, सेक्शन जो खंड क है, ए है, उसमें कुल 6 किताब है। एक है कादम्बरी का सुकनासोपदेश, सुकनासोपदेश एक गद्य है, उसको थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे तरह से। उसके बाद आपका है शिवराज विजयम, इसमें केवल आपको प्रथम निश्वास पढ़ना है। यह संस्कृत का पहला उपन्यास है, यहाँ से भी थोड़े गद्य पूछ देते हैं। अब आइए, एक है नल चंपू। नल चंपू में केवल आपको प्रथम उच्छ्वास पढ़ना है, वह भी आपको आर्यावर्त वर्णन तक। वहाँ 28 श्लोक है। यद्यपि नल चंपू गद्य और पद्य में है, किंतु केवल पद्य से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए 28 श्लोक तक हम लोग तैयार कर लेंगे तो नल चंपू तैयार हो जाएगा। अब आप देखिए, मेघदूत है। मेघदूत में 2 भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। आपको केवल पूर्व मेघदूत पढ़ना है, उसमें 67 श्लोक है। आपको 67 श्लोकों का व्याख्या संस्कृत में तैयार करना है, तो यह किताब आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक देखिए महाकाव्य है किराता अर्जुनियम। आप लोग को पता होगा कि किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग हैं। आपको 18 सर्ग नहीं पढ़ना है, केवल आपको प्रथम सर्ग पढ़ना है। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, आपको 46 श्लोक आपको तैयार करना है। इसके बाद आप देखिए है नीति शतक। नीति शतक में आपको पता है कि 100 श्लोक हैं, आपको 100 श्लोक नहीं पढ़ना है, केवल 1 से 30 श्लोक पढ़ना है। तो इस तरह से आप पूरे 6 पुस्तकों का आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए, तो यहाँ आपके पास किन्हीं 4 पुस्तकों से एक एक श्लोक या गद्य पूछे जाएंगे, और आपको आंसर लिखना है केवल 2 से। मैंने पहले ही बता दिया 10-10 मार्क्स के हैं। यदि आपको संस्कृत में राइटिंग आ रही है, संस्कृत में आप अनुवाद जान रहे हैं, तो व्याख्या लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि हिंदी को यदि हम समझ लेंगे तो आपको संस्कृत में लिखना बहुत ही आसान रहेगा। इतना ही नहीं, आप देखिए 20 नंबर का तो समास ही पूछ रहा है, तो हम लोग फर्स्ट पेपर में समास अच्छे तरह से पढ़ेंगे तो यहाँ भी हमारा समास का आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं खंड बी, सेक्शन बी में। यहाँ आपको 4 नाटक पढ़ने हैं। आप लोगों को पता है कि नाटक अंकों में विभक्त होते हैं, कम से कम 5 अंक होनी चाहिए, अधिक से अधिक 10 अंक होनी चाहिए। बाद में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत। तो देखिए, पहला नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है, आपको 7 अंक नहीं पढ़ना है, केवल आपको चतुर्थ अंक पढ़ना है। चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं, आपको 22 का 22 श्लोक का अर्थ तैयार करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, चारों किताबों में से किसी 3 किताब का, और हर एक किताब से 2-2 श्लोक रहेंगे, यानी 3 का लिखना है, 15, 15, 10, और वो अर्थ आएगा, व्याख्या और आशय नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आगे नहीं पूछेगा। हो सकता है आने वाला टाइम में आशय भी पूछ दे, क्योंकि श्लोक में यदि है तो वह 3 तरह का क्वेश्चन बनता है, या तो अर्थ, या तो व्याख्या, या तो आशय। तो हम लोग आने वाले समय में कि किस तरह से परिवर्तन हो सकता है आने वाले समय में, उस पर भी विचार कर लेंगे। दूसरा है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित में 7 अंक है, आपको 7 अंक नहीं पढ़ने हैं, केवल आपको तृतीय अंक पढ़ने हैं।
तृतीय अंक में 48 श्लोक हैं। आपको 48 श्लोक का हिंदी या इंग्लिश में अर्थ तैयार करना है। उसके बाद आपका मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं, आपको केवल प्रथम अंक पढ़ने हैं। प्रथम अंक में 58 श्लोक हैं, आपको 58 श्लोक तैयार करने हैं। उसके बाद अगला नाटक है प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम में भी 7 अंक है, आपको 7 अंक नहीं पढ़ना है। प्रतिमा नाटकम का केवल प्रथम एवं द्वितीय अंक पढ़ना है। ध्यान रखिए, केवल प्रथम अंक नहीं है, प्रतिमा नाटक में द्वितीय अंक में भी। और आप लोगों को पता भी होगा कि प्रतिमा नाटक के प्रथम अंक में 31 श्लोक है एवं प्रतिमा नाटक के द्वितीय अंक में 21 श्लोक है। इस तरह से प्रतिमा नाटक से आपको 52 श्लोक पढ़ना है। तात्पर्य कि ये चारों किताब का आप अच्छे तरह से श्लोक का अर्थ हिंदी या इंग्लिश में तैयार कर लीजिए, तो ये आपका सेक्शन बी आपका तैयार हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं खंड सी में। सेक्शन सी पारिभाषिक शब्द है। जैसे आप लोग देख रहे हैं महाकाव्य, खंड काव्य, कथा, आख्यायिका, चंपू काव्य, प्रस्तावना, प्रवेशक आदि कुल 24 पारिभाषिक शब्दों का वर्णन है। छोटे छोटे टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं। हिंदी या इंग्लिश में आपको इसका आंसर देना है और क्वेश्चन 15-15, 10 इस तरह से आपको पूछे। यहाँ पर भी आपके पास विकल्प रहेगा, अर्थात हर एक खंड में आपके पास विकल्प है, तो इसका भी आप आंसर लिखेंगे, इसमें भी आपको अच्छे नंबर आएंगे। अब आइए हम लोग चलते हैं सेक्शन डी अर्थात खंड घ में। तो आप देखिए क्या लिखा है, संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो पूरा इतिहास नहीं पढ़ना, सिंपल वेद एवं वेदांगों का परिचय देते हुए साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास, जिसमें है आपका आर्ष महाकाव्य, महाकाव्य, गद्य काव्य, नाटक एवं कथा साहित्य। केवल इन्हीं टॉपिक से आपको यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15-15, 10 का। इसे भी आप हिंदी या इंग्लिश में तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आपका सेक्शन डी तैयार हो जाएगा। अब आइए सेक्शन ई में चलते हैं, खंड न। इसमें आपको संस्कृत में अनुवाद पूछा जा रहा है। 2 पैराग्राफ दे देंगे, उसमें से किसी एक पैराग्राफ का आपको अनुवाद करना है। यदि आप संस्कृत में अच्छे तरह से अनुवाद जानते हैं, संस्कृत राइटिंग जान रहे हैं, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय का अच्छा तरह से ज्ञान है, तो आप इसमें आराम से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं और अच्छे नंबर उठा सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आपको 40 में 40 आ जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर बहुत रहता है। इसलिए यदि मैं भी परीक्षा देने के लिए जाऊं तो मुझे लगता है 40 में 40 मुझे भी नहीं आएगा। फिलहाल आप ला सकते हैं यदि आप प्रयास करेंगे तो इस तरह से सेकंड पेपर में आपने क्या देखा कि 2 क्वेश्चन आपको संस्कृत में लिखना है, पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको व्याख्या है, लास्ट क्वेश्चन अनुवाद है। और ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी सबसे अधिक दिग्भ्रमित कहाँ होते हैं, चूँकि प्रश्न दोनों पेपर संस्कृत में लिखे होते हैं, कहीं भी हिंदी में नहीं लिखे होते या इंग्लिश में। प्राय विद्यार्थियों को संदेह होता है कि किसका उत्तर हमें संस्कृत में देना है, किसका उत्तर हमें हिंदी में देना है। लेकिन हम लोग सिलेबस का जब विश्लेषण किए तो आपको खुद पता चल गया कि प्रथम पत्र में एकमात्र क्वेश्चन 5वां जो निबंध आता है वह संस्कृत में लिखना है, और सेकंड पेपर में पहला व्याख्या और लास्ट अनुवाद हमें संस्कृत में लिखना है। इस तरह से दोनों पेपर में अर्थात 10 प्रश्नों में से केवल 3 का आंसर हमें संस्कृत में देने हैं, शेष 7 प्रश्नों के उत्तर हिंदी या इंग्लिश में हम दे सकते हैं। तो आपका ये दोनों पेपर का जो संस्कृत का विश्लेषण है आपने पूरी तरह से अच्छे तरह से देख लिया। अब सवाल उठता है कि यूपीएससी और पीसीएस में सिलेबस में क्या अंतर है, किसका बड़ा है, किसका छोटा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक सलाह ज़रूर दूंगा कि पाणिनि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर यूपीएससी वैकल्पिक विषय के रूप में एक वीडियो उपलब्ध है। आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए और इसको भी आप देखिए,
तो फिर दोनों में आपको खुद अंतर आ जाएगा कि किसका छोटा है किसका बड़ा है। किंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूपीएससी की अपेक्षा पीसीएस का सिलेबस ज़्यादा है। जैसे अभी आप एक दो उदाहरण देख लीजिए, सेकंड पेपर का ही ले लीजिए। यदि आप इसका उत्तर देते हैं तो आपको पता है कि 20 नंबर के व्याख्या के लिए आपको कुल 171 श्लोक का व्याख्या तैयार करना है। इसके अतिरिक्त शुकनासोपदेश और शिवराज विजय अलग ही है। और यूपीएससी का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, 130 श्लोक का यदि हम व्याख्या तैयार करेंगे तो 150 नंबर का हमें वहाँ आंसर तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सही सही बात बता रहा हूँ। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, इसके पहले भी मैं विपिन कुमार शिवहरे को बोल चुका था जब मेरे पास पढ़ने आया था कि भैया यूपी पीसीएस का तैयारी मत करो, डायरेक्ट यूपीएससी का करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो पीसीएस की ही तैयारी करनी है। तो उसके लगनशीलता और कर्मठता ने उसको 4th रैंक तक पहुंचा दिया था। आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किंतु यदि यूपीएससी की तैयारी कर लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। नीति शतक हम लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं 1 से 10 श्लोक, मेघदूत भी 1 से 10 श्लोक पढ़ते हैं, किराता अर्जुनियम भी 1 से 10 श्लोक तक पढ़ते हैं, और कादम्बरी का शुकनासोपदेश भी पढ़ते हैं। प्रायः इन चारों किताब से 3 किताब से तो ज़रूर पूछ देते हैं। इनके से यदि नहीं पूछे तो हम तैयार कर लेंगे। उसी तरह से आप देख लेंगे। तो मेरे विचार से आप यदि यूपीएससी वाला वीडियो जिसमें विश्लेषण का दिया उसको ज़रूर देख लें तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं कि संस्कृत साहित्य में अभी तक कितने हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है 2009-10 बैच में तुलिका और भूमिका थी जो आगरा की थी, वो दोनों बहन को, एक को आया था 400 में 321 और एक को आया था 320 400 में। तो स्वाभाविक आप देखेंगे 80% यहाँ है, 80% मार्क्स यहाँ है। किंतु कहा जाता है कि उस समय स्केलिंग पद्धति थी, उसके आधार पर जो है इनको 275 नंबर कर दिया गया था और इसको 274, 274 एंड 275 फिर भी चयनित हुए। किंतु मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आया है 2018 का जो पीसीएस का एग्ज़ाम में इतने अच्छे अच्छे जो रैंक आए हैं, तो इसके आधार पर मैं आपको कह सकता हूं कि अब वो स्केलिंग पद्धति मुझे लगता है अब समाप्त हो गया है। अर्थात अब आपको जितने नंबर आपको आएंगे उतने ही नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे और आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अभी इन लोग का मार्क्स नहीं आया है इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। विपिन शिवहरे 10वीं रैंक पर चयनित जो अश्विनी सिंह है, यदि आएगा तो फिर मैं चर्चा जरूर करूँगा। तो इस तरह से यदि आप संस्कृत साहित्य में अच्छे तरह से मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे तरह से स्कोर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप यदि प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो प्रत्यय में केवल कृदंत और तद्धित प्रत्यय पढ़ के जा रहे हैं और स्त्री छोड़ देते हैं तो आप अच्छे नंबर आपको नहीं आ सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको एक एक टॉपिक को अच्छे तरह से पूरा तैयार करना है। पीसीएस का जो डिमांड है, अर्थात पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, उसके मांग के अनुसार आपको लिखना है। जैसे यदि आप समास का उत्तर दे रहे हैं तो वहाँ लिखा रहता है सूत्र उल्लेख पूर्वक विग्रह करिए और समास का नाम लिखिए, बस। यदि आप वहाँ रूप सिद्धि करने लगेंगे, सु और जस अम और सस आदि लिखना शुरू कर देंगे तो वहाँ आपको नंबर नहीं आएगा। क्यों? रूप सिद्धि तो दिया नहीं रहता है। और रूप सिद्धि की प्रक्रिया हम लोग कहाँ लिखते हैं? संस्कृत वाले को पता होगा, ग्रेजुएशन में, एमए में, शास्त्री में और आचार्य में। तो मित्रों, यहाँ आप अलौकिक विग्रह, प्रातिपदिक संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग आदि ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पीसीएस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। क्योंकि विपिन शिवहरे ने बिल्कुल ही नहीं लिखा, केवल विग्रह किया, समास का नाम लिखा, सूत्र लिखा। अर्थात जितने भी टॉपर्स हैं सब ने इस तरह से लिखा। किसी ने
रूप सिद्धि प्रक्रिया नहीं बताया। इतना ही नहीं, यदि सूत्र का अर्थ पूछा जाए और आप सूत्र का व्याख्या लिखिएगा तो आपको नंबर आएगा क्या? सूत्र का अर्थ 1 से 2 लाइन होता है, लेकिन व्याख्या 5 से 10 पंक्तियों में की जाती है सूत्र व्याख्या। तो सोच के देखिए, यदि सूत्र व्याख्या पूछे तब तो वैसा करेंगे, लेकिन आज तक जो है सूत्र व्याख्या यूपीएससी के भी एग्जाम में नहीं पूछ रहे हैं। तो आपको कहने का मतलब यह है कि जिसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है उसके अकॉर्डिंग लिखिए। जो क्वेश्चन का डिमांड है, व्याख्या में जो चीज़ पूछे वो पूछे, संधि में जितना कहे उतना लिखिए। और ऐसा नहीं है कि आपका काम केवल है कर्म करना, मेहनत करना। ये नहीं कि हमने लिख दिया बेटा 40 में 40 नंबर आ जाएगा, क्यों? बेहद आसान है, बेहद आसान। बेहद आसान कहने से नहीं होगा, आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म का केवल करिए, फल की चिंता नहीं करिए, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आपका काम है अच्छा राइटिंग करना, प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर लिखना। ये नहीं कि जो चीज़ें नहीं भी मांग रहा है उसका भी आप आंसर लिख रहे हैं। अब आइए, कहा जाता है कि जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। आपका काम केवल परिश्रम करते रहिए, क्योंकि कहा भी गया है ना, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। अर्थात आपको परिश्रम करना, ये नहीं कि बेहद आसान है, मोर देन सफिशियंट है, ये सब है। ऐसे नहीं करना कि मोर देन सफिशियंट और बेहद आसान है कहने से आपका उत्तर मिल जाएगा। आप कल्पना मत करिए कि इतने नंबर आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे। मेहनत करिए आप। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी टॉपर्स के कहने पर आप संस्कृत साहित्य मत ले लीजिए, कैलाश बिहारी के कहने से आप संस्कृत साहित्य मत लीजिए। आप सब्जेक्ट का जब आप चयन करते हैं तो अच्छे तरह से उसका सिलेबस का विश्लेषण करिए, देखिए और उसमें अपना समझ विकसित करिए और देखिए क्या इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आप 8-10 दिन क्लास करके भी देखिए, जो कि आपको वीडियो उपलब्ध है, उसको देख के समझ विकसित करिए कि क्या मैं संस्कृत में अनुवाद कर सकता हूँ, संस्कृत में राइटिंग कर सकता हूँ। तो इस तरह से सोच विचार करके आप वैकल्पिक विषय का चयन करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आगे कहा भी गया है पंचतंत्र में, अविचारितम कर्म कदापि न करणीयम, अर्थात बिना विचारे किसी भी कार्य को नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, सोच विचार करके, अच्छी तरह से विचार करके आप वैकल्पिक विषय का चयन करिए। ये वैकल्पिक विषय का अच्छी तरह से चयन करते हैं तभी आपको अच्छी तरह से स्कोर भी आएगा और आप अच्छे रैंक ला सकते हैं। यद्यपि यूपी पीसीएस में हिंदी माध्यम में 4th रैंक लाए हैं, मेरी शुभकामना है कि आप 1 रैंक लाएं। थैंक यू, धन्यवाद।